हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12 के बायोलॉजी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीव विज्ञान के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप सबको पता है कि एमपी बोर्ड की परीक्षा लगातार चल रही हैं। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पेपर आपका 16 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, संपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे। जो 3 अंक के प्रश्न आपके बनने वाले हैं, जो कि आपके 12 नंबर कंप्लीट करेंगे। 3 नंबर के 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 12 अंक कंप्लीट होंगे। सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लेना। आंसर के साथ मैं बताने वाला हूँ, तो आपको आंसर भी इसी PDF में संपूर्ण मिलने वाले हैं। तो चलिए, संपूर्ण तैयारी के लिए इस चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से सब्सक्राइबर हैं चैनल के, वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि आप सबको पता है कि कंटेंट हमारा कितना अच्छा है, जिससे कि आपके पेपर में डेफिनेटली प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, देखिए इसमें डायग्राम भी है। जैसे कि 2-3 नंबर के जो प्रश्न है, इसमें प्रश्न तो हैं ही, साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम भी इसमें वीडियो में बताए गए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं ये सारे डायग्राम भी आपको कंप्लीट करने हैं, ये सभी आपको बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 हमारा क्या है। मानव जीनोम की 3 विशेषताएं लिखना है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम की 3 आपको विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, मानव जीनोम में 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं। ठीक है, यानी बेस मिलते हैं। औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित हैं, जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं हैं। मनुष्य की ज्ञात सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं। ठीक है, तो मानव जीनोम कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। 2.4 करोड़ क्षार इस जीन के अंदर है। ठीक है, जो बेस होते हैं। जीन की संख्या 30,000 है, जो पहले की अनुमानित संख्या 80,000 से 1,40,000 तक से काफ़ी कम है। लगभग सभी यानी 99.9% लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड क्षार एक समान हैं, यानी केवल बहुत ही कम प्रतिशत जो क्षार हैं वो अलग अलग होते हैं। खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है। 2% से कम जीनोम प्रोटॉन का कूट लेखन करते हैं। ठीक है, तो ये 3 विशेषताएं मानव जीनोम की याद रखिए। 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, तो 3-3 तो पॉइंट आपको कम से कम लिखने होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम के लक्षण लिखिए। ठीक है, डाउन सिंड्रोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डाउन सिंड्रोम यह विकृति ऑटोसोमल गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होती है। इन परिवर्तनों में 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता या मंगोलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि कौन से गुणसूत्र पर ट्राइसोमी होने पर डाउन सिंड्रोम होता है। ट्राइसोमी मतलब वहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या 2 होनी चाहिए, 21वीं जोड़े पर ऑटोसोम्स में वो 3 हो जाती है 2 के बजाय। ठीक है, तो याद रखें आप लोग ये 21वीं जोड़ी पर। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है यहाँ से। ऐसे सिंड्रोम वाला व्यक्ति छोटे कद और कमजोर दिमाग वाला होता है, और इसकी जीभ मोटो, अंगुलियाँ ढूंढदार, मुख खुत्ता, आंखें तिरछी और पलकें मंगोल जाति की तरह फोल्डेड होती हैं। इस प्रकार के मनुष्य को मंगोलियन मुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है टर्नर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम से क्वेश्चन आपका एक ना एक 100% बनेगा, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, टर्नर, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ये 3 सिंड्रोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, कर लीजिए इनको। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इस प्रकार के सिंड्रोम वाले मनुष्यों की द्विगुणित कोशिकाओं में यानी डिप्लॉयड सेल में ऑटोसोम्स के अलावा लिंग गुणसूत्र में से एक एक्स क्रोमोसोम ही, अर्थात मतलब केवल एक एक्स क्रोमोसोम ही, अर्थात 44 + X पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार कुल जो गुणसूत्र हैं होने चाहिए नॉर्मली 46, लेकिन यहाँ पर 45 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के मादा मनुष्य बंध होते हैं, स्टेराइल होते हैं, यानी कि वो फर्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, संतति को जन्म नहीं दे सकते हैं। देखिए, इनमें अंडाशय विकसित नहीं होते हैं, स्तन भी कम विकसित होते हैं। इनकी गर्दन वेव्ड होती है, छाती चौड़ी होती है। आनुवंशिक रूप से ऐसे मनुष्य नर तथा मादा दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फॉल्स फ्रूट इनको इंग्लिश में बोला जाता है। फॉल्स फ्रूट, व्हाट इज फॉल्स फ्रूट? ऐसे फ्रूट जो कि अंडाशय से नहीं विकसित होते हैं। ठीक है, वो कहीं किसी भी अन्य पार्ट से विकसित हो सकते हैं, जैसे कि जो सेब रहता है अपना, सेब जो थैलामस से विकसित होता है। ठीक है, पुष्प के पुष्पासन से विकसित होता है। ठीक है, तो ये आभासी फल है। तो देखिए, निषेचन के बाद पुष्प का अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। हमें पता है कि अंडाशय क्या बनाता है? अंडाशय फल बनाता है। जो ओव्यूल होता है, जो हमारा वो बीज बनाता है। ठीक है, तो इसमें जो अंडाशय है फल के रूप में विकसित हो जाता है, अर्थात परिपक्व अंडाशय ही फल है। सेब में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन भी फल के निर्माण में भाग लेता है।
वास्तव में सेब व नाशपाती जैसे फलों में पुष्पासन गूदेदार होकर फल का मुख्य खाद्य भाग बनाता है, जबकि बीज धारण करने वाली कड़ी परत वाले अंडाशय को खाने में प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, जो अंडाशय है वो क्या बनाता है, बीज धारण करने वाली परत बनाता है, जो कि हम खाते नहीं हैं। तो ऐसे फल जिसमें अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग जैसे पुष्पासन, पुष्पक्रम, फल निर्माण में भाग लेते हैं, कूट फल या आवासीय फल कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए सेब को आवासीय फल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 नंबर के हिसाब से अच्छे से इसको कर लेना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 5 देखिए, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में कोई 3 डिफरेंस बताना है। जीनोटाइप क्या होता है, यह किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है, और फिनोटाइप क्या होता है, जीव के वाह, आकार, रंग, रूप, कैसा व्यक्ति दिख रहा है उसको करता है। ठीक है, उसको व्यक्त करता है। जैसे हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा फिजिक क्या है, वो हमारा फिनोटाइप है। और जीनोटाइप क्या है, हमारे जीन के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वो हमारा जीन का जो संगठन है वो हमारा जीनोटाइप होता है। जीनोटाइप जीन का समुच्चय होता है, फिनोटाइप भौतिक अभिव्यक्ति है, यानी फिजिकल अभिव्यक्ति है। इनका लक्षण एक समान होता है और समान देखने पर भी इनकी जीन प्रारूपी भिन्न होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर। उसके बाद देखिए बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं, इनके उपयोग लिखना है। देखिए जैव पीड़कनाशी के उपयोग। देखिए जैव पीड़कनाशी क्या होते हैं, जैसे कि जो फसलों वगैरह को कीटनाशकों से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उन पे रसायनों का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से जो फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि वो जो पीड़कनाशी वो उनको मार देते हैं, जो कीड़े वगैरह जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ठीक है, तो देखिए इनका हमें उपयोग बताना है। इन रसायनों से हानिकारक कीटों को नष्ट किया जा सकता है, जिससे फसलों को बचाया जा सकता है। ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं तथा ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। ये अलक्ष्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाते हैं एवं इन्हें आवश्यकता अनुसार उत्पादित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जैव पीड़कनाशी या बायोपेस्टिसाइड के उपयोग हो जाएंगे। पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के महत्व व उपयोग लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पुनर्संयोजन डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक है, जीन क्लोनिंग के द्वारा हमें वांछित गुणों वाले जीनों को अन्य जंतुओं व पौधों में प्रत्यारोपित करके इनकी अच्छी किस्म तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई है। यानी कि हम क्या करेंगे, डीएनए को किसी भी प्लांट में या किसी भी जीव में, ठीक है, उसको अंदर डाल देंगे उस जीव के अंदर। ठीक है, और उसके जीन में अपने अनुसार जैसे हमें चाहिए, जो लक्षण हमें चाहिए उसके अनुसार जीन उसमें डाल देंगे, फिर डीएनए को कर देंगे प्रत्यारोपित, जिससे कि हमें जिस प्रकार की किस्म जिस प्रकार के जंतु की आवश्यकता है वो हम बना सकते हैं। इस तकनीक द्वारा अनुवांशिक रोगों का भ्रूणीय अवस्था में ही पता लग जाता है। ठीक है, इस तकनीक की सहायता से विभिन्न प्रकार के पुनर्योजक वैक्सीनों का विकास किया गया है। इस तकनीक के द्वारा ही विभिन्न हार्मोन जैसे इंसुलिन, प्रोटीन और इंटरफेरोन एवं विटामिन औद्योगिक स्तर पर निर्माण किए जा रहे हैं। इंसुलिन आपने देखा होगा, सी पेप्टाइड। ठीक है, तो इंसुलिन भी ऐसा ही बनता है पुनर्संयोजन डीएनए टेक्नोलॉजी से। व्यावसायिक उद्योग में आने वाले किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम और उपयोग लिखना है। ह्यूमन जो अपना 10th चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है। तो देखिए लैक्टोबैसिलस होता है जो दूध को दही में बदलता है, बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग होता है दूध को दही में परिवर्तित करने में, ये बैक्टीरिया जो है उपयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी होता है, इसका उपयोग बेकरी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसका उपयोग सिरका उद्योग में किया जाता है। तो ये प्रमुख सूक्ष्म जीव हैं जिनका उपयोग व्यावसायिक उद्योग में किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए जैव भार का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। ऐसा पिरामिड जिसके द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों एवं विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं के जीव भार के संबंध में बोध होता है, जीव भार का पिरामिड कहलाता है। घास के मैदान एवं फसल वाले खेत के पिरामिड में आधार पर जीव भार अधिक होता है, क्योंकि जैसे जैसे शीर्ष की तरफ बढ़ते हैं जीवों की संख्या कम होने से जीव भार में भी क्रमशः कमी होती जाती है। जीव भार के पिरामिड सीधे यानी अपराइट होते हैं, एंड जो उल्टे पिरामिड होते हैं एवं इन्वर्टेड दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जैव भार का पिरामिड सीधा उल्टा होता है, इसको आप समझ सकते हैं। मेंडल का प्रभाविता के नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जीव के सभी लक्षण इकाइयों के रूप में, जीव के लक्षण सभी इकाइयों के रूप में होते हैं। प्रत्येक इस कारक युग्म का एक कारक माता से तथा दूसरा पिता से प्राप्त होता है, तथा युग्म के दोनों कारक एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के हो सकते हैं। ऐसे युग्म का केवल एक लक्षण किसी प्रकार विशेष कारक के युग्म से निर्देशित होता है। सिंपल सा है, मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी,
कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले तो आप ऐसा बनाते हैं टी टी और स्मॉल टी, इससे आपने गैमीट बनाए, ठीक है। तो इससे क्या बनेंगे, इससे स्मॉल टी, इससे टी बनेगा। तो अब इनका हम क्या कर देंगे, संयोजन करा देंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या करेंगे, जो हमारी F1 जनरेशन आई है, F1 पीढ़ी आई है, अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में इनका गुणन कर देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमारी जो प्रथम पीढ़ी में यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर देखे, ये हमने प्रभावी लिए थे, ये हमने अप्रभावी लिए थे, मतलब ये बोने पौधे थे, ये हमारे क्या थे, लंबे पौधे थे। अब बोने और लंबे का जब हमने क्रॉस कराया तो क्या आया हमारी प्रथम पीढ़ी में, हमें तो लंबे पौधे ही प्राप्त हुए, क्योंकि ये जो है डोमिनेट कर रहा है इसमें कैपिटल टी, ठीक है। तो यही प्रभाविता का नियम है, ठीक है। जब विपरीत लक्षणों वाले जोड़ों के पौधों में जब क्रॉस किया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में आपको केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं। सिंपल सा ऐसा लिख के आना आप लोग, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसे मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये बना देना आप लोग, ठीक है, समझा देना ऐसा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर लिख देना ये लंबे पौधे, ये बोने पौधे लिख देना, यहाँ पर एक गैमीट बना देना, फिर प्रथम जनरेशन आपकी ये बन जाएगी F1, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, ठीक है, F1 पीढ़ी इसको बोलते हैं। तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम बिल्कुल आपको करके रखना है, क्योंकि ये आपका मेंडल के नियम एक ना एक 100% आपका पेपर में आएगा, ठीक है। जो 3 लॉ है मेंडल के, उसमें से एक ना एक आना ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य जाल, सॉरी इसमें खाद्य और जैव उर्वरक में अंतर है, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में भी अंतर अभी हम देखेंगे। देखिए खाद्य क्या होते हैं, खाद्य क्या होते हैं, ये रासायनिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैव उर्वरक क्या होते हैं, जीवों के रूप में होते हैं जो फसलीय पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। यह मिट्टी में उसकी संरचना, वायु धारण क्षमता एवं हाइड्रेशन क्रिया को बनाए रखते हैं। ये मिट्टी में उसकी संरचना, वायु धारण क्षमता, हाइड्रेशन को नहीं बनाते। ये फसलीय पौधों को सभी प्रकार से खनिज लवण देते हैं। ये फसलीय पौधों को एक या कुछ पोषक पदार्थ देते हैं, ठीक है। तो अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में अंतर, 3 अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिए। अंडाणु जनन oogenesis एंड शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, अंडाणु जनन अंडाशयों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन वृषण में होने वाली वह क्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट आपका इसमें हो जाएगा डिफरेंस। इसमें एक प्राथमिक oocyte के रूप में अंडाणु बनता है, इसमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। ये अंतर है, इसमें आप याद रखें। दूसरा अंतर होगा। तीसरा, इसमें पोलर बॉडीज बनते हैं, इसमें पोलर बॉडी नहीं बनते हैं, ठीक है, याद रखें। भारत में जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है, 3 आपको बताना है, मतलब 3 बता सकते हैं क्योंकि 3 नंबर में पूछ रहे हैं। जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, प्रजनन दर का उच्च होना, कम उम्र में विवाह, कम उम्र में जनन की दृष्टि से परिपक्व होना तथा सामाजिक स्तर, ये हमारे जनसंख्या वृद्धि के कारण है। निरक्षरता और सामाजिक कुरीतियाँ और अंधविश्वासों को मानना, ये जो हो जाएंगे हमारे जनसंख्या वृद्धि या विस्फोट के कारण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय लिखिए। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, शीघ्र एवं अनियमित जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ठीक है। नियंत्रण के उपाय देखिए, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग जो गर्भ नहीं ठहरने देती हैं, अंतः गर्भाशय युक्तियाँ जैसे कॉपर टी का उपयोग करना चाहिए, कंडोम, डायफ्राम एवं शुक्राणु नाशक क्रीम का प्रयोग, पुरुषों में नसबंदी द्वारा शुक्राणु वाहिनियों तथा स्त्रियों में फैलोपियन नालिका को काटकर, यानी कि वैसेक्टोमी और ट्यूबोक्टोमी के द्वारा भी, ठीक है। तो ये प्रमुख उपाय हैं जनसंख्या नियंत्रण के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, समजात गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होने वाले 3 रोगों के नाम तथा लक्षण लिखिए। समजात में परिवर्तन के कारण होने वाले रोग के नाम एवं लक्षण देखिए, बढ़ांधता, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम, ये आप देख सकते हैं समजात गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तन के कारण, ठीक है। बढ़ांधता से प्रभावित संतति में लाल एवं हरे रंग में विभेदन की अक्षमता होती है। उसके बाद देखिए, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं हसियाकार हो जाती हैं, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन का वहन करने में अक्षम हो जाती हैं। टर्नर सिंड्रोम सामान्य पुत्री की मृत्यु गर्भावस्था में भी हो जाती है। यदि पुत्री जीवित पैदा हो जाए तो बोना कद कमजोर एवं लचीला होता है, तो टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। मेंडल के पृथक्करण का नियम देखिए, नियम आपका एक ना एक पूछा जाना है। मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में से पूछ सकते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, जो आपका पृथक्करण का नियम है ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पृथक्करण का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के, यानी जो कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, जो हमारे जो टी हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये
कि जोड़ों के अलग अलग मतलब ये हो जाते हैं और इनमें केवल एक ही कारक है, एक युग्मक में जाता है। जैसे हमने इसमें ये लिए थे हमारे, तो ये हमारा एक जीव है और इस जीव के जब हम युग्मक बनाएंगे तो केवल एक ही यानी कैपिटल डी ही आपका गैमीट बनेगा। तो यही इसका पृथक्करण का नियम हो जाएगा। ठीक है, एक युग्मक के दोनों कारक एक साथ ही युग्मक में कभी नहीं जाते। इस सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। जब मटर के लंबे तथा बोनो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे बनते हैं, लेकिन जब प्रथम पीढ़ी के पौधों में आपस में संकरण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में लंबे तथा बोने पौधों का अनुपात 3:1 होता है, जो इस बात को प्रमाण करता है कि युग्मकों के निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक होते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पृथक्करण का नियम यदि आपने किसी गाइड से कर रखा है तो उसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं, यदि आपने नोट्स से पढ़ रखा है तो अपने हिसाब से लिख के आए। मैं तो बस क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है, कौन से क्वेश्चन करना है। हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, ये सही है क्या नहीं, तो इसको आप समझ सकते हैं, यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं, काफ़ी थोड़ा लंबा है ये क्वेश्चन, तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया। तो ये देखिए अनुवांशिक, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन इसलिए किया था, मटर के पौधे का जीवन चक्र छोटा होता है, प्रयोग करने में समय कम लगता है, पर परागण यानी इसमें आसानी से किया जा सकता है। मटर में काफ़ी स्पष्ट विपर्यासी या विपरीत लक्षण होते हैं, जैसे कैपिटल टी कैपिटल मतलब लंबे होंगे या पौधे या बोने होंगे, ठीक है, बीच के नहीं होते। समानतः मटर में स्वपरागण निषेचन होता है, इसका पौधा द्विलिंगी होता है। ठीक है, तो ये इसके कारण थे जिससे मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए आप देख सकते हैं स्पर्म का आप यहाँ पर डायग्राम इस प्रकार से बना लेंगे। देखिए ये आपका इसका हेड होता है, ये इसकी नेक होती है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, ये मिडिल पीस होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसमें एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, जब ये स्विमिंग करता है ऐसे तो इसके लिए एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया इसको प्रोवाइड कराते हैं। ये इसकी टेल अब बना देंगे, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये एक्रोसोम होता है। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेंट क्रोमोसोमल मटेरियल, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। तो ये आप बना सकते हैं मानव शुक्राणु का चित्र। स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं स्त्री जनन तंत्र का चित्र बना सकते हैं। हिंदी में बनाना तो हिंदी में बना सकते हैं, वैसे इंग्लिश में ही चलेगा, इंग्लिश में ही बना के आए डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर हाइमन, यहाँ पर विजाइना, यहाँ पर सर्विक्स, यहाँ पर यूटेरस, ये आपका ओवरी हो जाएगा, ये फैलोपियन ट्यूब हो जाएंगे, इसको बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ओव्यूल की संरचना बनानी। ओव्यूल, ठीक है, जो बीजांड होता है, देखिए बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से होता है। यही वो ओव्यूल है या बीजांड है जिससे बीज का निर्माण होता है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन पश्च घटनाएं जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें आप सभी पढ़े होंगे कि किससे किसका निर्माण होता है। देखिए ये चलाजर है, ये रेफे है, ये न्यूसेलस है। ठीक है, तो आप लोग बना लेंगे। हिंदी में यदि देखना है तो आप लोग अपनी गाइड में देख लीजिए, उसमें आपको हिंदी में सभी मिल जाएंगे, याद करने में यदि दिक्कत आ रही है तो, नहीं तो आप इस इंग्लिश में ही बनाएं। मनुष्य के वृषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो वृषण के अनुप्रस्थ काट का चित्र बन जाएगा ये। ठीक है, इसको आप अच्छे से बना लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है परागकण की संरचना। परागकण की संरचना देखिए, ये एक्जाइन हो जाएगा, ये एंटाइन हो जाएगा। ठीक है, ये जो बाहरी लेयर है एक्जाइन, एंटाइन, ये आंतरिक लेयर हो जाएगी। ये यहाँ पर पोर होता है, जर्म पोर जिसे बोलते हैं, जहाँ से अपनी क्या निकलती है, ठीक है, जर्म ट्यूब। ठीक है, और ये आपका इसमें न्यूक्लियस हो जाएगा, ये इसका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, तो बना सकते हैं आप लोग। देखिए याद रखें, जो एक्जाइन होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, परागकण की संरचना में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखें आप लोग। तो ये सभी क्वेश्चन हुए 3 नंबर के हिसाब से, 23 टॉप क्वेश्चंस हैं। 2 नंबर के भी चैनल पे अपलोड हुए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और साथ ही यदि आप लोग चाहते हैं कि 4 नंबर के भी बताए जाएं आपको क्वेश्चंस, तो आप लोग कमेंट कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ प्राप्त करना तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। मेंबर्स को ये पीडीएफ तुरंत ही प्राप्त हो जाता है कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, मेंबर्स ओनली पोस्ट के माध्यम से। तो अपने हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।